दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी और वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या होता है और किस तरह से वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में विद्यमान थी, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रियव्रत सिंह और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर सेकंड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और इसमें हम कंटिन्यूसली ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वर्ण व्यवस्था चैप्टर का नाम है, अध्याय है 2। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी पार्ट्स में रहेगा। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे जितना भी हो पाएगा, कुछ एक दो हेडिंग्स के बारे में। उसके बाद हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हेडिंग्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था और बता रहे हैं आपको कि प्रत्येक समाज विभिन्न प्रकार के समूहों से मिलकर बनता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ कि कोई भी समाज है तो वो एक समूह नहीं बल्कि कई समूहों से मिलकर बनता है। ये आपको समझना पड़ेगा। और इन्हीं समूहों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं या भिन्नताएं बोल सकते हैं आप इसको, पाई जाती हैं। लेकिन इन विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी यह समूह प्रतिक्रियात्मक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर हम पाश्चात्य समाजों की बात करें, मतलब हम बात करें यूरोपियन कल्चर की, यूरोपियन समाज की, तो विभिन्न वर्गों से मिलकर इनकी संरचना भी हुई है और साथ में भारतीय समाज का आधार भी अलग अलग माना गया है। अगर हम भारतीय समाज का मुख्य आधार माने, खासतौर से पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर, जो हमारा एंशियंट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में बोलने तो हम जो हमारा प्राचीन भारतीय समाज था, बोल सकते हैं हम लोग कि जनपदों का, महाजनपदों का उदय हुआ था। उस समय जो व्यवस्था थी वो है वर्ण व्यवस्था चलती थी। तो आइए देखते हैं वर्ण का अर्थ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण के अर्थ में कि वर्ण जो शब्द है ये दो अर्थों से मिलकर बनाया गया है। पहला अर्थ है वर्ण में वर्ण, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है रंग के अर्थ में। तो आमतौर पर वर्ण शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया गया था। पहले अर्थ के अनुसार वर्ण शब्द रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया है और इसका जो आशय है, इसका जो मीनिंग है, वो माना जाता है कि भारतीय समाज रंग के आधार पर विभिन्न समूहों में बटा हुआ है। ऐसा इतिहासकार या हम बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्री इस बात को मानते हैं। और 4 प्रकार के लोग भारतीय समाज में पाए जाते हैं, क्योंकि आधार हमने क्या पढ़ लिया, रंग। तो रंग के आधार पर 4 तरह के लोग कौन कौन पाए जाते हैं, गोरे, लाल, पीले और काले। अब ये मत पूछना यार कि लाल पीले लोग कहाँ मिलेंगे। लाल पीले लोगों से मतलब कि होते गोरे ही हैं, बस किसी की स्किन बहुत ज़्यादा गोरी है तो थोड़ा सा लाल जैसा दिखने लगता है, इस तरह का बताया हुआ है। ऐसे ही काले लोगों में भी कई तरह के होते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं ओवरऑल कि ये 4 तरह की रंग के आधार के लोग पाए जाते हैं। और इसी बेसिस पर जो समाजशास्त्री हैं, हम बोल सकते हैं कि प्राचीन भारत में सफ़ेद या गोरे लोगों को ब्राह्मण का पद दिया गया, क्षत्रियों को, यानी कि वो लाल होते थे, इस वजह से उनको क्षत्रियों का वर्ण दिया गया, क्योंकि वो हमेशा एक तेज तर्राट गुस्से में देखे जाते थे और प्रजा की रक्षा करने वाले होते थे, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए थे। ऐसे ही वैश्य की बात करें तो ये पीले, यानी कि ज़्यादातर व्यापार में लिप्त रहते थे, व्यापारिक गतिविधियां करते थे। और शूद्रों की बात करें तो वो काले होते थे। तो ये मत समझना कि आज के समय में शूद्र का मतलब काले हैं तो सब काले लोग शूद्र हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय की जो व्यवस्था है वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये तो था पहला अर्थ। दूसरे अर्थ की बात करें अगर वर्ण की, तो दूसरा अर्थ आपके लिए बता रहे हैं वर्ण में वर्ण करना। वर्ण करना मतलब चुनना, यानी कि दूसरे अर्थ में वर्ण का मतलब होता है किसी व्यवसाय को चुनने से। तो पहला आधार हो सकता है रंग के आधार पर वर्ण का मीनिंग, दूसरे आधार पर हो सकता है व्यवसाय के आधार पर। तो अलग अलग समूहों का व्यवसाय करते थे पुराने समय में लोग। इस प्रकार वर्ण शब्द का प्रयोग रंग और व्यवसाय दोनों अर्थ में किया गया है। वर्ण का वास्तविक अर्थ इन दोनों तथ्यों से मेल खाता हुआ जो भी रहा हो, परंतु इतना आवश्यक है कि समाज के इन समूहों में उच्चता और निम्नता और समय दूरी का आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है। तो आपको बता रहे हैं कि जो भी कारण रहा हो इन दोनों को लेने के पीछे, लेकिन फिर भी
एक उच्चता और निम्नता पाई जाती है। आगे एक प्रोफेसर की बात कर लेते हैं आपके लिए। एक प्रोफेसर रहे हैं घुरिये। उन्होंने वर्ण को रंग या प्रजाति के रूप में विकसित किया है या बताया गया है उनके द्वारा, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द इन 4 वर्णों के रूप में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों को उन्होंने बता दिया है आपके लिए कि ऋग्वेद जो है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इन 4 वर्णों के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है वर्ण को, केवल आर्य वर्ण को या आर्य को दास वर्ण से अलग किया गया है। तो वो केवल क्या बात करते हैं वर्णों में, आर्य वर्ण का जिक्र है ऋग्वेद में, ऐसा प्रोफेसर घुरिये बोल रहे हैं। और वो ये नहीं बता रहे हैं कि ऋग्वेद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जिक्र है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ सतपय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, वर्ण शब्द 4 वर्णों के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ हैं, उनमें तो है, लेकिन जो ऋग्वेद यजुर्वेद हैं यानी कि जो वेद हैं, जो ओरिजिनल वेद थे, उनमें ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। तो ये प्रोफेसर घुरिये का बयान यहाँ पर, यह स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। प्रथम वर्ग को कवि पुजारी, द्वितीय वर्ग को योद्धा सैनिक के अर्थ में समझाया गया है। आगे ये बताया हुआ है कि वर्ग चलता था, कवि पुजारी द्वितीय वर्ग में, सैनिक योद्धा तीसरा वर्ग में सामान्य व्यक्तियों से मिलकर बना था। और आगे लिखा हुआ है पुरुष सूक्त में इस बात की चर्चा भी की गई है कि समाज के 4 समूह पर ब्रह्मा के 4 भागों से बने हुए हैं। तो एक थ्योरी ये भी बहुत पूछते हैं, आगे हम आपके लिए इसके बारे में बताएंगे कि ब्रह्मा की थ्योरी पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में। आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ब्रह्मा की थ्योरी पूछते हैं तो वो पुरुष सूक्त के अनुसार है वो थ्योरी। पुरुष सूक्त में इस बात को बताया गया है कि समाज के जो 4 वर्ण हैं या समाज के जो 4 समूह हैं, जिनको हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोल रहे हैं, पुरुष सूक्त जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें बताया हुआ है कि ये जो वर्ग हैं ये पर ब्रह्मा या ब्रह्मा के मुख से, वक्ष से, जंघा से और पाँव से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये कुछ तरह के आपको मिक्स्ड चीज़ें बताई गई हैं, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह हम वीडियो के साथ में PDF अटैच कर देंगे, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद की बुक है तो आप वहाँ से पढ़िए। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य इतना सा है कि आप चीज़ों को समझें। दोस्तों मैं इसलिए इस कंटेंट को पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि BA के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समस्या देखने को मिलती है कि उनको थोड़ा बहुत कंटेंट तो कई चैनलों से मिल जाता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में बताएं जिससे आपकी मदद हो सके और आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, आप समझ पाएँ। चाहे वो भारतीय समाज की बात हो यानी कि समाजशास्त्र की बात हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान की बात हो, चाहे वो इतिहास की बात हो। चलिए, तो इसी के साथ ओवर किया हमने ये। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। हमारी 4 वर्णों को हमने पढ़ लिया, उनकी हमने थ्योरीज पढ़ ली कि ब्राह्मण थ्योरी में पुरुष सूक्त क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा रंग के आधार पर हम पढ़ चुके हैं और हम ये देख चुके हैं कि वर्ण जो है दूसरा उसका काम था व्यवसाय के आधार पर, जो हमने आपके लिए पिछले वीडियो में बताया था। अब हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर 4 वर्ण तथा उनके कर्म व धर्म। तो जो पिछले वीडियो में बताया था वो चीज़ यहाँ भी आ रही है, बिकॉज सोशियोलॉजी में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके होते हैं वही चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में होती रहती हैं। तो देखते हैं 4 वर्णों के क्या कर्म थे भारतीय समाज में, या प्राचीन भारतीय समाज बोलूँगा मैं, और उनके क्या धर्म थे। तो प्राचीन भारतीय हिंदू समाज शास्त्रियों ने 4 वर्णों के कर्म तथा धर्म पर विस्तार से बताया है। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं पहला वाला हेडिंग देखकर, ब्राह्मण वर्ण के कर्म तथा धर्म। क्या कर्म था ब्राह्मण का? तो मनुस्मृति जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है ग्रंथ है, और इसको 200 BCE मतलब 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आज से 2200 साल पहले। तो मनुस्मृति के अनुसार वेदों का पठन पाठन करना, याजन करना मतलब यज्ञ वगैरह करना, दान देना तथा लेना ब्राह्मणों का मुख्य कर्म बताया गया है। वेद अध्ययन मतलब वेदों का अध्ययन करना, यानी कि आपने सुना चतुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं जो चारों वेदों को जानते हैं। तो वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मणों के लिए सबसे प्रमुख माना गया है। जो ब्राह्मण
वेदों को छोड़कर अपने जीवन में किसी अन्य व्यवसाय को अपना लेता है, वह एक दिन शूद्रत्व को प्राप्त होता है। तो ये आज के समय के हिसाब से नहीं है, नहीं तो आज तो समझ रहे हो ना कि सब स्थिति बिगड़ जाती। ऐसे तो कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई ही नहीं करेगा जो ब्राह्मण होगा, लेकिन ये आपके लिए प्राचीन समाज के हिसाब से समझा रहा है। ओके, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। तो ऐसा नहीं है कि जो बेसिकली यहाँ बताया हुआ है। तो इस प्रकार ब्राह्मण का ज्ञान प्रधान माना गया है। तो ब्राह्मणों को इसलिए सम्मान मिलता था उस समय, और आज भी ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। इस बात को हमको समझना है। ब्राह्मण विधान की रचना करता है, मतलब ब्राह्मण पुराने समय में कानून बनाते थे, क्योंकि राजा होता था और राजा पूछता था कि बताइए गुरुदेव क्या करें। जैसे महाभारत जो सीरियल बनाया गया है महाभारत के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, रामायण के सीरियल्स, ऐसे कई तरह के आपके सीरियल्स मिलेंगे। तो ब्राह्मण विधान बताते थे कि राजन आपको ये करना है, और क्षत्रिय क्या करता था उसको, या राजा क्या कर सक्रिय रूप से उसको प्रजा में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देता, लागू कर देता था। ब्राह्मण व्यक्ति के 3 मुख्य कर्म बताए गए हैं जो उसके आभूषण हैं। ओके, तो 3 मुख्य कर्म हैं ब्राह्मणों के, तो जो आपके लिए यहाँ पर बता रहे थे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्षत्रिय वर्ण के कर्म तथा धर्म। तो दोस्तों क्षत्रिय वर्ण जो है उसके कर्मों की बात करें तो आपको पहले ही बताया था मैंने पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा हो वीडियो तो आप देख सकते हैं जाकर। क्षत्रियों का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। राजा का काम क्या होता है? रक्षा करना। मोदी जी का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि वो भी एक राजा की तरह ही है। हाँ, वो बात अलग है यार कि आज राजतंत्र नहीं है, आज लोकतंत्र है, लेकिन है तो वो एक राजा ही। तो प्रजा का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, नृत्य, भोगानंद आदि में आसक्ति रखना है। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो कुछ राजा धर्म के मामले में प्रजा की रक्षा करना और यज्ञ कराने में ही अपना टाइम निकाल देते थे, और कुछ ऐसे थे जो डांस वगैरह करना, शराब वगैरह पीना, इन चीज़ों में भी होते थे। तो अलग अलग राजा थे। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए कि इस तथ्य को सभी जानते हैं कि जब क्षत्रिय विषय वासनाओं में डूब जाता है तो प्रजा पालन में बाधा पहुँचती है। यानी कुछ राजा ऐसे थे ना जो बस शादी के बाद उनकी रानियों के साथ ही घूमते रहते थे, यहाँ वहाँ दुनिया भर की चीज़ें होती रहती थी। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गलत होती हैं, और ऐसा बताया गया है कि इससे नुकसान होता है। क्षत्रियों के अन्य धर्म भी हैं कि प्रजा को दुख से बचाना। ऐसा ना हो कि प्रजा जो है वो दुख में है और राजा आराम से सुखी होकर कुछ भी किए जा रहा है। साथ में दुर्जनों को, मतलब दुश्मन, उनके हृदय में डर उत्पन्न करना और जनता की रक्षा करना। तो क्षत्रिय आर्य जाति की भुजा होते थे। मतलब जो आर्य की बात करी हमने, जो आपके लिए यहाँ पर बताया हुआ था इस वाली लाइन में, कि वेद जो है और उसमें से ऋग्वेद, उसमें कहीं पर वर्णों के बारे में नहीं बताया, बस आर्य वर्ण के बारे में बताया हुआ है। तो आर्यों की सबसे मुख्य जाति हुआ करती थी क्षत्रिय, ये हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट जो सिद्धांत हैं हम पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अन्य वीडियो में। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, और जिसने नहीं देखा हुआ है वो एक बार और देख लीजिएगा इसको। पुराने वीडियोस में आपको ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप भले ही किसी भी ज़िले के हो मध्य प्रदेश से, यूनिवर्सिटी तो आपके लिए सेम है। और दूसरी बात यह है कि आप भले ही रायसेन के हों, चाहे विदिशा के हों, और चाहे भोपाल के हों, ज़्यादातर बच्चे यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर या अपने कॉलेज में। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। इसी के साथ अगर आपके कोई कमेंट हैं, कोई सुझाव हैं, आप चाहते हैं कि और भी कोई कंटेंट मैं पब्लिश करूं या इससे रिलेटेड कुछ इंग्लिश मीडियम में पोस्ट करूं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से और देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, जय भारत।